गुड इवनिंग। सोशल 24 नेटवर्क के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर शिवदत्ता वावलकर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मराठी साहित्य वार्ता की ओर से आयोजित इस संवाद में, इस परिचर्चा में हमारे साथ देश के अलग अलग जगह से बहुत सारे विद्वान लोग और सोशल एक्टिविस्ट, अधिकारी, वकील तथा अध्येता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में उपस्थित है सीमा हिंगोनिया जी, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है पीटीसी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में। मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मैडम कि आप इस आयोजन में सम्मिलित हुए। इसके अलावा हमारे बीच में बिहार से अलका वर्मा जी, एडवोकेट अलका वर्मा जी हमारे साथ उपस्थित है। दीपक केदार जी हमारे बीच में आ चुके हैं। वे अध्यक्ष है ऑल इंडिया दलित पैंथर सेना, दलित पैंथर के दलित पैंथर आंदोलन से आप सब लोग परिचित हैं। हमारे बीच में जाने माने लेखक, कवि, पत्रकार और अध्येता दिल्ली से अरुण कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है। वे भी इस परिचर्चा में सम्मिलित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दूं। हमारे बीच में उपस्थित सीमा हिंगोनिया जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, जयपुर राजस्थान में पुलिस हेडक्वार्टर में काम करते हैं। इन्होंने कई सारी जगह पर नौकरी की है। सीमा हिंगोनिया जी का राजस्थान में SC/ST हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो कार्य है उससे सभी लोग परिचित है। आप राजस्थान के कमजोर दलित वर्ग के लोगों को एट्रॉसिटी एक्ट के बारे में कानूनी जानकारी देने का कार्य करती है। और जो वर्तमान दौर में ये जो लॉकडाउन का दौर है, इस दौर में भी लगातार जारी है और ये ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो प्रयास चल रहा है यह अत्यंत सराहनीय काम है। यह ट्रेनिंग राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाकर दी जाती है और जिसमें पीड़ित लोगों को इससे संबंधित सहायता भी की जाती है कि आपने अभी तक, सीमा हिंगोनिया जी ने अभी तक 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है। साथ ही इससे संबंधित आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण भी प्रकाशित हो चुकी है और यह लगभग 5,000 लोगों तक पहुंच भी चुकी है। आपके द्वारा दूसरा एक आयोजन किया जाता है स्कूली बच्चों के लिए, सेव यूथ सेव नेशन। इस प्रोग्राम में आप स्कूलों में जाकर, उनकी पूरी टीम स्कूलों में जाकर कानूनों की जानकारी और अपराधों से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी देती है। वर्तमान में यह भी कार्य लगातार जारी है और इससे संबंधित भी आपकी एक पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन नाम से प्रकाशित है। आप महिलाओं के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम भी चलाती है और इसमें महिलाओं से संबंधित सभी कानूनों की जानकारी देकर काउंसलिंग की जाती है। इसी तरह हमारे बीच में बिहार की प्रसिद्ध एडवोकेट, जिन्होंने अभी तक कई सारे अट्रॉसिटीज के मामले में फ्री में अपना सक्रिय योगदान दिया और कई सारे जो मामले थे उसको उन्होंने कोर्ट में एक नई उम्मीद और एक स्त्रियों के पक्ष में खड़ा कर रहते हुए उपस्थित किया और उनको न्याय दिलाने का काम किया है। एडवोकेट अलका वर्मा जी हमारे बीच में है। वे पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है, बिहार राज्य के लिए NCW द्वारा नियुक्त लॉयर है। आप महिलाओं से संबंधित अट्रॉसिटी के मसलों को लेकर सक्रिय कार्य करती है और सामाजिक तथा जो उत्पीड़न वाले मामले होते हैं वहां पर आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है। आपके विचारों से भी हम आज लाभान्वित होंगे। अरुण कुमार जी का हमारे बीच में उपस्थित अरुण कुमार जी देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार लेखन कर रहे हैं। आपके लेख, समीक्षाएं, कविताएं आदि प्रकाशित होती है। आपने गांव के लोग पत्रिका का दलित विशेषांक भी प्रकाशित किया है, उसके अतिथि संपादक आप रहे हैं। कविता कोश के लिए दलित विमर्श के संपादक के रूप में आपने काम किया है। आप युद्धरत आम आदमी के पूर्व संपादक भी रहे हैं। आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक इधर के दिनों में प्रकाशित हुई है वे है दलित साहित्य चुनौतियां एवं चिंतन तथा असंग घोष का काव्य संसार। इसी तरह दीपक केदार जी के व्यक्तित्व से तो सभी लोग परिचित हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जहां पर अन्याय अत्याचार होता है वहां पर आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है। प्रत्यक्ष रूप में जमीनी स्तर पर एक कृति कार्यक्रम देने का काम आपने लगातार किया है। शोषित, उत्पीड़ित और
जो जिन लोगों को न्याय नहीं मिल सकता, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप हमेशा सक्रिय रहे हैं। और आपकी ये जो मूवमेंट है 1978 से दलित प्रांतर का जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह आंदोलन लगातार जारी है और एक युवा नेतृत्व के रूप में पूरा देश आपको जानता है। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम की जो भूमिका है वह यह है कि विषय तो यह रखा गया है कि दलित महिलाओं पर बढ़ते यौन अपराध, समस्या और समाधान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इधर के दिनों में कई सारी यौन उत्पीड़न और यौन अपराध की घटनाएं घटित हो रही है। खुलेआम दलित महिलाओं के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। अब पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, उनके साथ अक्षम्य हिंसा की जाती है। अगर देखा जाए तो यह भारतीय समाज में मौजूद जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, पूंजीवादी व्यवस्था, शासन प्रशासन की कमियां खामियां, उनकी सफलता असफलता आदि के भयावह स्वरूप को दर्शाती है। और विशेषकर इसमें कई सारे दलित, आदिवासी, घुमंतु, अल्पसंख्यक स्त्रियों को ही शोषित होना पड़ता है। इसके मूल कारण जो होते हैं कई बार दिखाई देते हैं, कई बार पता चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं। सत्तासीन वर्ग अपने आर्थिक और राजनीतिक हित संबंधों के संरक्षणार्थ जातीय और पितृसत्तात्मक मूल्यों को दुजोरा देता है। धन संपन्न और जातीय वर्चस्व वाले जो लोग हैं वह आपराधिक व्यवस्था को प्रस्थापित करते हैं। पुलिस प्रशासन का एक दूसरा विभाग जो ईमानदार नहीं होता है, कई बार वह उनकी लेन देन भी इसी श्रृंखला में बनी रहती है। शासक वर्ग इस श्रृंखला को मजबूत करने के लिए काम करता है और वह सत्ता जो है इस दिशा में अग्रसित होती है। और इन सारे परिणामों की वजह से, इन सारे दबावों की वजह से महिलाओं पर होने वाले हिंसा और अत्याचार, अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, मैं उन आंकड़ों के तथ्यों में नहीं जाऊंगा। लेकिन यह बात तय है कि दलित महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न और उनके ऊपर अन्य अत्याचार लगातार होता है। और इसी कड़ी में आज यौन अपराध से संबंधित जो समस्याएं है उसको लेकर हम चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं जहां जमीन पर काम शुरू होता है संघर्ष का, जहां अन्य अत्याचार होते हैं वहां सबसे पहले पुलिस प्रशासन पहुंचता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सीमा हिंगोनिया जी से निवेदन करता हूं कि वे दलित महिलाओं पर होने वाले यौन अपराध के संबंध में जो जमीनी स्तर पर घटित होने वाली घटनाएं होती है उसमें किस तरह की कंट्रोवर्सी लगातार दिखाई देती है, इस बारे में आप बताइए। सभी को जय भीम, नमस्ते। मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी फ्रॉम राजस्थान। आपका जो क्वेश्चन है वो घटनाओं में कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। कंट्रोवर्सी कैसे हो जाती है ये पूछना चाह रहे हैं आप। जैसे कोई दलित महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है और उसमें किस तरह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। बिल्कुल। उसमें कंट्रोवर्सी जैसे हम रिसेंट वाले मैटर में जहां दलित महिलाएं न्याय की अपेक्षा में होती है, उनको न्याय मिलने की बदौलत उसका एक इशू बना दिया जाता है, परिणामतः उसकी अस्मिता को ही हम चकनाचूर करने में लगे रहते हैं। तो यह जो मामले आते हैं लगातार मीडिया में, इस बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। तो मीडिया का तो मैं ऐसे कहूँ कि मीडिया की रिपोर्टिंग पे तो हमें नहीं जाना चाहिए, हमें ग्राउंड वर्क पे जाना चाहिए कि क्या वास्तविकता क्या है। मीडिया से हमें संचालित नहीं होना चाहिए। और आजकल का मीडिया तो आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है। हमें यदि वास्तविकता पता करनी है तो पहले हमें सबसे पहले पुलिस की नजर से देखना चाहिए कि घटना की सत्यता क्या है, कितनी है, क्या है। उस पे कोई क्या कमेंट कर रहा है या क्या लिख रहा है या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उस पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। खुद को आप जो भी आपका नेटवर्क है उसके माध्यम से सत्यता की जानकारी पता करनी चाहिए और जो सत्यता है उसी के अनुसार मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होता क्या है, मुकदमा दर्ज ढंग से नहीं हो पाता और उससे पहले, मुकदमा दर्ज होने से पहले ही दूसरी चीजें सर्कुलेट होने लग जाती है। वास्तविकता बिना पता किए जब मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, आधे अधूरे जब मुकदमे दर्ज होते हैं, सेक्शंस पूरे उन पे अप्लाई नहीं होंगे तो वो आगे तक वो स्टैंड नहीं कर पाता।
तो जब भी इसमें सिर्फ रोल पुलिस का ही नहीं है, पब्लिक का भी है, या खुद विक्टिम पार्टी जो है उनको भी थोड़ा सा अवेयर होके किसी की मदद लेनी चाहिए, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की या वकील की या जो भी है, कोई सोशल वर्कर है, उनसे एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए। इस तरह की घटना हो गई है, इसकी ये सत्यता है, अब हमें मुकदमा दर्ज कराना है। और फिर सबसे पहली जो स्टेप होता है मुकदमा दर्ज कराने का ही होता है, FIR का ही होता है। यदि वो ढंग से नहीं करी गई है तो फिर उसके बाद वो हमेशा कंट्रोवर्शियल बना रहेगा, वो शुरू से लेके एंड तक उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा और आज तक वो हमेशा कंट्रोवर्शियल। जैसे आप देख रहे हैं हाथरस की घटना में, खुद ही आप देख रहे हैं कि मुकदमा ढंग से नहीं कराने की वजह से उसमें कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, छोटे लोग अलग दे रहे हैं, मीडिया अलग दे रहा है, खुद विक्टिम अलग दे रहा है, तो वो इसीलिए कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। जी मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि हाथरस में जो घटना हुई है, इससे संबंधित अभी एक रिपोर्ट आई थी फॉरवर्ड प्रेस पे, और उसमें भी बताया गया था कि वहाँ अलग अलग परिवार रहते हैं। गांव में 600 परिवार ठाकुर के हैं, 100 परिवार ब्राह्मण जाति के हैं और 15 परिवार दलितों के हैं। ऐसे इसमें जहाँ अल्पसंख्यक दलित परिवार होते हैं, वहां पर दलित लड़कियों के साथ लगातार छेड़खानी के मामले सामने आते हैं, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत बार ये संभव होता है, ये हाथरस के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये मामला सामने आता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन दलितों की शिकायत कहीं दर्ज नहीं करता है। तो क्या इसके पीछे भी कोई पितृसत्तात्मक मानसिकता या जातीय मानसिकता कारण रहती है, जिसके चलते इस तरह के अपराधों की शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है? आपका पहला क्वेश्चन तो ये था कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में कोई कास्ट डोमिनेंट कर रही है, कुछ लोग बहुसंख्यक हैं और कुछ अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक जो भी कास्ट होगी उसके ऊपर जो भी डोमिनेंट कर रहा है वो कई तरह के अत्याचार उन पे करता है। तो ये कोई सिर्फ हाथरस के नहीं है, ये पूरे हमारे देश की पूरी कंट्री की ये स्थिति है जहाँ कास्ट डोमिनेंट होती है। जो कास्ट जहाँ पे ज्यादा संख्या में है वो हर तरह का अपराध करती है, सिर्फ विमेंस के साथ एट्रोसिटी या सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं, कई और तरह के अपराध जैसे हो गए, जमीनों से रिलेटेड हो गए, कब्जे करना या कोई कुछ और लड़ाई झगड़ा करना, ये सब तरह का ये डोमिनेंसी का फर्क पड़ता है कि कौन सी कास्ट डोमिनेंट कर रही है। बहुत सारे लोगों के बीच में जब 2-4 घर इस तरह के होते हैं। दूसरा रहा, आपने कहा कि पुलिस दलितों के मुकदमे दर्ज नहीं करती है, तो ये तो खैर सही बात नहीं है, मुकदमे सभी के दर्ज होते हैं। बस दिक्कत यहाँ आ जाती है कि जो डिप्रेस क्लास है या जो अशिक्षित समाज है, कमजोर समाज है, वो मुकदमे दर्ज कराना नहीं जानता, वो उस स्टेप के साथ मुकदमे दर्ज नहीं करवा पाता जो उससे करवाने चाहिए। उनको जो नॉलेज चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए या लॉ की नॉलेज होनी चाहिए या उनको अपने लिए लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए वो उतना उनमें मादा होना चाहिए कि हमें लड़ना है, संघर्ष करना है, तो वो सब नहीं हो पाता क्योंकि वो एक डिप्रेस क्लास है, वो बहुत वंचित है। उनको तो सुबह से शाम तक का खाना नसीब हो जाए या उनका रोटी रोटी का सवाल है, उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो इसमें ऐसे में हमें जरूरत ये कि कुछ कम्युनिटीज या कुछ सोसाइटी या NGOs या समाज सेवक जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवक है, समाज की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को सामने आकर और उनका साथ देना चाहिए कि आपके साथ यदि कोई घटना हुई है तो चलो मैं आपके साथ चलता हूँ और आपका मुकदमा दर्ज करवाता हूँ, आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके लिए लड़ाई करते हैं, आपको न्याय दिलवाते हैं। ये साथ देना, ये पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि सामाजिक संगठनों को वगैरह सम्मिलित होना चाहिए। हमारे बीच में ऐसे ही एक सक्रिय कार्यकर्ता दीपक केदार जी है। दीपक केदार जी, जब बहुत सारे मामले यौन अपराध के सामने आने लगते हैं तो ऐसे समय में एक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट और नेतृत्वकर्ता के रूप में आप किस तरह का संघर्ष करते हैं जो दलित महिलाओं के यौन अपराध को रोकने में सक्षम हो और उसका समाधान किया जाए? दीपक केदार जी। देखिए, आज जो इशू देश के सामने आया है हाथरस का, जी 8 दिन तक
इस केस में कोई भी एफआईआर नहीं हुई और एफआईआर करने के लिए वहां पे भी एक्टिविस्ट को ही जाना पड़ा, दबाव बनाना पड़ा, उसके बाद एफआईआर हो गई। ये पुलिस जो है, भारत की पुलिस, ये किसके केडर पे काम कर रही है? ये मनुवादियों के केडर पे कैसे काम कर रही है? ये मनवादियों के केडर पे काम करने के वजह से इस देश में दलित सुरक्षित नहीं है। पुलिस ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो उन्होंने पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्होंने एनजीओ लाना चाहिए, उन्होंने खुद समझना चाहिए? ये पूरी ड्यूटी पुलिस की है, फर्स्ट डे से एमएलसी से लेके एफआईआर तक सब काम पुलिस का है। अगर पुलिस काम करती है तो इस देश से दलित अत्याचार नहीं होगा। पिछले 8 महीने से महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा दलित अत्याचार हुए। हर एट्रोसिटी में हमें पुलिस स्टेशन पे दबाव बढ़ाना पड़ा है, पुलिस पे दबाव बढ़ाना पड़ा है, और जेन्युइन है, सब जेन्युइन इशू है। अब ये जो है इनकी बात है दीपक जी, दूसरी बात मुझे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहां पर भी अट्रोसिटीज की घटना होती है उसकी अभी तक की ये बात देखी गई है और ये तथ्य है कि अट्रोसिटी होने के बाद उसकी सबसे पहली विक्टिम महिला बनती है। आपने खैरलांजी में देखा होगा या अन्य जगहों पर देखा होगा, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है कि जहां महिलाओं को ही विक्टिम बनाया जाता है। तो ये जो दलित महिलाओं को विक्टिम बनाए जाने की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और महात्मा फुले जी ने इस देश में मनुस्मृति का दहन किया, जलाया, और उसके बाद प्रतिक्रांति शुरू हो गई। और इस देश में आज जो सत्ता है वो फिर से मनुस्मृति लाना चाहती है। गांव में एक छोटे 4 घर रहते, 10 घर रहते, 8 घर रहते, 5 घर रहते, उनके महिलाओं पर बुरी नजर से देखने का जरिया अछूत होने के वजह से बहुत दिनों से गांव के ठाकुर हो, इधर के मराठा है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जो ऊंचे जात के लोग हैं, वो महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये जो है ये व्यवस्था मनुस्मृति लाना चाहती है और बाबा साहब आंबेडकर और महात्मा फुले ने जलाई हुई मनुस्मृति जिंदा करना चाहती है। इसलिए दलित महिलाओं को टारगेट किया जाता है और इस दलित महिला को, पूरे महिलाओं को गुलाम करने का षड्यंत्र इस सरकार में चल रहा है। ये जो सब इसके लिए जवाबदार और जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के इशारे पे पुलिस जो काम करती है वो है। पुलिस जैसे ही उनके पास एफआईआर दर्ज करने कोई जाता है तो पहले तो उस इलाके के मंत्री से बात करती है, आमदार से बात करते हैं, वहां के लोक प्रतिनिधि से बात करते हैं, इसको दबाना है या बढ़ाना है ये दोनों मिला के तय करते हैं। और इस देश में आज जो व्यवस्था है मनुवादियों की, ये व्यवस्था ही दलित महिलाओं का और दलितों को खत्म करना चाहती है, गुलाम करना चाहती है। जी जी, मैं आता हूँ अलका वर्मा जी के पास। दूसरा एक मेरा ये है कि जैसे मैडम ने शायद आपके यहाँ से नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है तकनीकी। मैं आता हूँ आपके पास। जी दीपक जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ और आपसे बात करेंगे। ये चर्चा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि दलित महिलाओं के जो यौन अपराध है उसका कोई समाधान हो। तो अलका मैडम, आप सुन रहे हैं? आपको अगर आवाज आ रही है मेरी तो जी, हम लोग ये देखते हैं कि जहां पर भी दलित महिलाओं के साथ अपराध की घटना होती है या एट्रोसिटीज के इसमें महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार होते हैं, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है और यह मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में चला जाने के बाद कई बार तो यह होता है कि पुलिस ने दर्ज की हुई जो एफआईआर है, उन्होंने दर्ज किए हुए जो एविडेंस है, उसके वजह से वो कमजोर बनता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि वह जो उसके जो साक्षी लोग होते हैं वही मुकर जाते हैं और गांवों में दलित अत्याचार जब होते हैं तो कई बार तो साक्ष्य देने के लिए लोग भी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में एक वकील होने के नाते आपको किस तरह से मतलब न्याय देने की प्रक्रिया से जूझना पड़ता है? हाँ जी,
देखिए, आप तो वो उन मैटर्स के बारे में बोल रहे हैं जो कोर्ट तक पहुंच गया। आपको मालूम होना चाहिए कि आधे से ज्यादा मैटर्स तो कोर्ट पहुंचते ही नहीं है। जी उनकी बिल्कुल तो बिल्कुल, शिकायत, आधे से ज्यादा तो पहुंचते ही नहीं है। हाँ जी, उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है। अभी अभी हाल में मैंने एक मामला देखा मोकामा का, जहाँ पे बहुत ही लैंडलॉर्ड लोग रहते हैं और दलित की भी काफी आबादी है। उसमें एक लड़की, माइनर लड़की के साथ में दुष्कर्म होता है, और उसके परिवार की एक बहुत पढ़ी लिखी औरत वहां पे जाके फैक्ट फाइंडिंग कर रही है। तो वो कह रही थी कि तब गांव वालों लोगों ने बोला कि उसकी लड़की के साथ में भी हुआ, उसके साथ में भी हुआ, तो इट वॉज अ वेरी यूजुअल थिंग। बोले कि मैं वहां पे रह के मुझे मालूम चला कि 8-10 लड़की का और का हुआ था, एंड दे इसको उन्होंने यूजुअल कोर्स से मान करके, क्योंकि माइनर है, प्रेग्नेंट नहीं होंगी, उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं कराया। तो देखिए, मामले कोर्ट में पहुंचते ही नहीं है बहुत सारे, क्योंकि जो हमारे दलित लोग हैं उनको ये मालूम है कि वो स्टेट मशीनरी उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, और ये लड़ाई बहुत उनको लंबी लड़नी पड़ेगी, इतनी लंबी खींच जाएगी कि उनका हौसला पस्त हो जाएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे नियम कानून प्रावधान हैं, बनाए गए हैं इसीलिए, ताकि जो हमारे जो दलित भाई बंधु हैं वो लोग को जल्दी से न्याय मिले। हमारा SC/ST एक्ट है और हमारे स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो देखिए, जब जी बहुत मुश्किल से जब ये बहुत हिम्मत करके थाने पहुंचती है तो उनका FIR नहीं होता। इनफैक्ट मैं खुद कितने बार पूरे दिन दिन भर फोन कर करके FIR कराती हूँ इसमें। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जी हैं, दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जाते हैं तब जाके FIR होता है। देन उसमें सेक्शंस को लोग बहुत कमजोर लगाते हैं, SC/ST एक्ट नहीं लगाते जी। हैं। इनफैक्ट बहुत सारे थाने वाले को पता नहीं है कि कौन कौन सेक्शंस लगाने हैं, और अक्सर SC/ST एक्ट नहीं जी लगाते हैं। उसके लिए हमको जद्दोजहद करना पड़ता है। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन मैडम, ये नहीं एक आपको बहुत बड़ी समस्या है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आधे से ज्यादा जो दलित यौन उत्पन्न, दलित महिलाओं के यौन अपराध के जो मामले होते हैं वो दर्ज ही नहीं होते हैं। और यह जो समस्या है पूरे देश भर में दिखाई दे रही है, इसका जो प्रतिशत ज्यादा आ रहा है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है मैडम? देखिए, आप ये बोला गया है कि SC/ST एक्ट के तहत में जो भी मामले दर्ज होते हैं उसमें 60 डेज के अंदर में चार्जशीट सबमिट करना है, और स्पेशल कोर्ट जो 6 महीने के अंदर निष्पादन करेगी वो नहीं करती है। अभी उन लोगों को बोला गया, उन लोगों को ये भी अधिकार दिया गया, SC/ST एक्ट रूल्स 4 सब क्लॉज 5 में ये है कि आप अपने मन का एडवोकेट रख सकते हैं। हालांकि सरकार जो है स्पेशल PP देती है SC/ST एक्ट में उनका मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन आमतौर पे SC/ST पे कौन कर रहा है अत्याचार? सब दबंग लोग कर रहे हैं। दबंग और ये जो विक्टिम होते हैं उनका ये कहना होता है कि वो हमेशा APP से मिल जाते हैं। इसीलिए ये प्रावधान है SC/ST रूल्स में कि वो अपने मन का एडवोकेट चुन सकते हैं। अभी मैंने जी बहुत सारी उन लोगों का प्रक्रिया है कि DM के पास में आवेदन देंगे कि हमको ये एडवोकेट चाहिए, लेकिन उनको कभी आवेदन जी स्वीकृत नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों का जी आवेदन जो है मैंने हाईकोर्ट में रिट के माध्यम से डाला कि देखिए, इनको अपना मन का दीजिए, रूल्स हैं। उन्होंने बोला आप PIL फाइल कीजिए। जी जब मैंने PIL फाइल किया तो उन्होंने बोला आप रिट फाइल कीजिए, आप इंडिविजुअल। सो इस तरह से टरका के, हालांकि कोर्ट ने डबल बेंच ने जी बहुत मैम। अच्छा इसमें आदेश दिया। सो नियम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत जरूरत है प्रॉपर। एंड इसमें आपने ठीक ही बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को लगे रहना पड़ता है कि इसको कदम दर कदम इन्वेस्टिगेशन, FIR लॉजिंग से लेकर के इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, और आपके जो वकील हैं वो डेडिकेटेड हैं, ये सब चीज आपको देखना पड़ता है। अगर जब तक ये नहीं रहेगा ठीक, तब तक आपको जी न्याय नहीं अब मिलेगा। मैडम, आप तो लगातार बिहार में यौन अपराध के जहां पर भी मामले हुए, कई मामलों में हमने देखा है, जाना है कि आप फ्री में बहुत सारे केसेस लड़ते हैं। तो ऐसी किसी अपराध की केस को कोर्ट में लड़ते समय जो विक्टिम महिला है उसको क्या फेस करना होता है, और आपके सामने कौन सी दिक्कतें होती है फेस करते समय? क्योंकि सवाल तो, वकील तो किसी तरह का भी सवाल पूछकर बेइज्जत करने में लगे रहते हैं। बहुत बार तो उस हाँ, महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे इसमें आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उससे आप कैसे समाधान खोजते हैं? देखिए, बिकॉज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ हाई कोर्ट में, तो मेरे पास में अक्सर जो एक्यूज, जब उन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज के जो एक्यूज होते हैं वो बेल लेने के लिए आते हैं, तो मैं विक्टिम की तरफ से उनका बेल अपोज करती हूँ जब, तो वो जी लोग कोर्ट भी मानने को कभी कभी तैयार हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये इसका तो लव अफेयर था, ये तो वहां पे किसी के साथ में थी, हमने जब उसको पकड़ा तो इसने हमारा नाम लगा दिया। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि वो उनका प्ली लेते हैं और कोर्ट भी कन्विंस होने लगता है। इनफैक्ट मुझे आजकल तो उन लोगों ने ये किया हुआ है कि रेप कमिट करते हैं, फिर वीडियो भी बनाते हैं, फिर उसको सर्कुलेट भी करते हैं। तो वो सब फुटेजेस मेरे पास में आती हैं, मैं तब
बोलती हूँ कि लॉर्डशिप ये देखिए, ये फुटेज है, वीडियो फुटेज है, इसमें वो नाम ले लेके एक्यूज को बुला रही है, तब जाकर के अभी एक मैटर है मेरा सीतामढ़ी का, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सारे एक्यूज को हुआ है, वो लोग अपील के लिए आए हैं, तो मैं भी उसको अपोज करूंगी। तो मेन बात है कि जो SC ST के साथ में जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के साथ में, उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। ये आप देखिए कोई रसूख वाले अपर कास्ट की महिला के साथ में हो जाए तो बहुत कोर्ट भी हर जगह इसका संज्ञान लिया था कि अरे सम क्राइम हैज बीन कमिटेड, लेकिन ये लगता है कि लोगों ने बहुत जनरलाइज कर देगी तो होता रहता है, ये तो इट्स अ वेरी जनरल। हाँ जी जी, ये एक न्यायिक प्रक्रिया भी है, तो न्यायिक प्रक्रिया को भी हमको फेस करना होता है। हमारे बीच में अरुण कुमार जी हैं, जो सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में लगातार संघर्षरत है। महिलाओं की अस्मिता और उनके जो महत्वपूर्ण शोषण, उनके साथ होने वाले शोषण के मुद्दों को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। अरुण जी जानते हैं कि भारतीय समाज जो है जाति पितृसत्तात्मक समाज रहा है, और इस जाति पितृसत्तात्मक समाज में किसी भी महिला को बचपन में शिक्षा ग्रहण करने से लेकर नौकरी के विभिन्न जगहों में जाने के बाद भी यौन अपराध का शिकार होना पड़ता है। उनको हर जगह पर पितृसत्तात्मक संस्कृति निम्न दर्जे का मानती है और उनको एक वस्तु मानकर उनका शोषण करती है। या फिर कई बार तो ये भी होता है कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में उस महिला को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ती है, जैसे पायल तड़वी की घटना पिछले दिनों घटित हो चुकी है। इस तरह की जो मानसिक उत्पीड़न वाली जो घटनाएं हैं और उससे आइसोलेट होकर खुद को खत्म करने के जो मसले है, ये एक तरह से हिंसात्मक प्रवृत्ति को ही जन्म देते हैं। ये यौन अपराध वाले ही मामले होते हैं, लेकिन इसके पक्ष में बुद्धिजीवी वर्ग में ज्यादातर पहल दिखाई नहीं देती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, पहले तो शिवदत्ता जी हमको ये समझना पड़ेगा, देखिए भारत जो है विविध संस्कृति विविध भाषा भाषी वाला देश है, लेकिन इस देश के अंदर एक मामलों में जो है अद्भुत समानता है कि आप चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले जाएं, पूरे भारतवर्ष में दलितों पर होने वाले अत्याचार जो हैं उनमें एक अद्भुत समानता आपको दिखाई दी। और अगर मैं बात करूं महिलाओं के ऊपर होने वाली यौन हिंसा, तो आप उसको देखिए, आप आंकड़े उठा करके देखिए, आप पूरे भारतवर्ष के आंकड़े उठा करके अगर देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। मैं 2019 के आंकड़ों की अगर बात करूं तो की आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, तो 2019 के ही अगर मैं केवल एक वर्ष के आंकड़े अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, और ये आंकड़े वो हैं जो कि रजिस्टर्ड हो पाए हैं, NCIB के जो आंकड़े हैं, जो वहां तक मामले पहुंचे हैं, 3500 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। औसतन एक दिन में लगभग 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार। अच्छा, ये आंकड़े तो रजिस्टर्ड हैं, ऐसे कितने ही मामले हैं जो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। जैसे कि अभी अलका जी बात कर रही थी कि वहां पर गए तो लगभग एक जो है आंकड़ा रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन बाकी 8-10 जो मामले थे। तो ये वास्तविकता है, और केवल संस्थान ही नहीं, शैक्षणिक संस्थान ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो जहां दलित वर्ग की महिलाएं श्रम करने के लिए, वो चाहे ईंट भट्ठे हों या किसी के खेतों में काम करने के लिए जा रही हो, या अन्य किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो जो है, जहां असंगठित श्रम की जहां बात है, वहां पर एक बहुत ही आसान टारगेट होती है दलित महिला जिसमें। अच्छा, दूसरी जो बात है कि जैसे जैसे दलितों में शैक्षणिक चेतना बढ़ रही है, जैसे जैसे उनमें जागृति आती हुई जा रही है, तो उनकी जो उच्च वर्णीय जो जातीय मानसिकता के जो लोग हैं, वो उनकी उस जो है चेतना से एक तरीके से क्या कहें उसको, कहें कि उस चेतना से भयभीत होकर वो उनकी महिलाओं की जो है उसकी अस्मत को जो है, उसकी इज्जत को जो है उसके ऊपर हमला करते हैं। और समाज भी उसे महिला की अस्मत के रूप में ही देखता है, जबकि इज्जत का देखिए अपराधी यहाँ आप अगर नोट करेंगे कि बलात्कार के मामले में जिसके जो पीड़ित है उसी को जो है हमारा समाज दोषी ठहरा देता है, जबकि दोषी होना किसको चाहिए? जिसने बलात्कार किया उसको। जो बलात्कार करता है वो अपने जातीय मानसिकता के साथ अकड़ता हुआ घूमता है, लेकिन जिसके साथ बलात्कार हुआ पूरा समाज उसे दोषी ठहराने में जुट जाता है। तो जब तक महिलाओं के साथ इज्जत का मामला ये नहीं जुड़ेगा,
तब तक जो है तब तक इसी तरीके से जो है उनको न्याय प्रक्रिया भी उनसे दूर रहेगी। अगर जैसे कि मैं एक याद दिलाऊं जी, मैं एक जयश्री मंगू भाई बीबीसी के हवाले से मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कि जयश्री मंगू भाई एक शोधकर्ता थे और उसने एक ऐसी महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ था उससे बात की थी, तो उसने ये कहा था कि हम लोगों के साथ हिंसा हुई क्योंकि हम लोग गरीब हैं, नीची जाति से हैं और औरत है, इसलिए सभी हमें बुरी नजर से देखते हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, कोई हमारे लिए बोलता नहीं है, हमारा ज्यादातर शोषण होता है क्योंकि हमारे पास ताकत है। जी, जिस पुलिस और प्रशासन को उस महिला की ताकत बनना अरुण जी, चाहिए, कभी भी ताकत बन के नहीं खड़ा होता है। जी अरुण जी, एक बात और सामने आती है कि बहुत सारे अध्ययनों से कि गांव में होने वाले यौन अपराध के मामले जो होते हैं उसमें ज्यादा क्रूरता होती है और शहरों में घटित होने वाले यौन अपराध के मामलों में कई बार उस तरह की ज्यादा क्रूरता और हिंसात्मकता नहीं होती, लेकिन शहरी मामलों को लेकर ही ज्यादा उछाल होता है, जहां महिलाओं की स्थिति भी देखी जाती है, उसकी जाति भी देखी जाती है, और गांव में होने वाली घटनाओं को लेकर शहरी वर्ग ज्यादा सचेत नहीं होता है। जैसे कि निर्भया केस में भी आपने देखा होगा कि निर्भया का मसला पूरे देश भर में उछला था, और वही उसी तरह दलित महिलाओं की जो यौन अपराध के मामले है उसको मतलब उस तरह की तरजीह नहीं दी जाती है। तो यह जो अंतर दिखाई देता है गांवों में और शहरों में होने वाली इन घटनाओं के संदर्भ में, और बुद्धिजीवी वर्ग की जो मानसिकता में जो बदलाव है उसका प्रत्याख्यान आप किस तरह से कर सकते हैं? उस अंतर को कैसे पाटा जा सकता है? जी, मैं शिव दत्ता जी, मुझे जो है इस तरह की कोई स्टडी जो है मेरे सामने नहीं आई है कि जो क्रूरता का जो मामला है कि ग्रामीण महिलाओं के साथ अधिक है या शहरी, क्योंकि निर्भया का मामला शहरी था, पूरी तरह शहरी, तो शहरी मानसिकता के साथ वहां पर भी जो है उसी प्रकार से जो है, मैं प्रतिशत के रूप में कह रहा हूं, जो है यौन अपराध के मामले के जो प्रतिशत है वो गांवों में ज्यादा है और शहरों में थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पर जागृति भी है थोड़ी बहुत। लेकिन हिंसा कहीं पर भी हो, अपराध कहीं पर भी हो, अपराध अपराध होता है, उसके लिए एक ही न्याय है और एक ही सजा है, एक ही नियम सभी के लिए लागू होते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं कि इस तरह के आंकड़े जो है जब हमारे सामने आएंगे उससे यह स्पष्ट होगा कि जो ग्रामीण महिलाओं, मैं क्रुएलिटी की जो बात कर रहा हूं कि देखिए क्रुएलिटी जो है वो दोनों जगह पर जो है उसी रूप में सामने आ रही है, चाहे वो जो है राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश के कहीं भी जो है घटने वाली घटना हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में भी जो है, कि यहाँ एक इजी टारगेट होता है। और इजी टारगेट कैसे है दलित महिला, क्योंकि अगर शहरों के अंदर वो लोग बसते हैं, पुरुष अगर मान लीजिए घर छोड़ करके काम करने के लिए चला जाता है तो घर पे महिला अकेली है। और दूसरी बात यह है कि उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोग कितने, कौन लोग आकर के उनके पक्ष में, कितने ऐसे मामले हैं जो देश भर के अंदर जाने गए। ये हाथरस का मामला अगर मान लीजिए इसके साथ इस तरीके से एक्टिविस्ट और इस तरीके से अगर मीडिया आकर के नहीं खड़ी होती तो क्या यह मामला जो है देश के सामने आ पाता? आप देखिए कि घटना 14 को घटती है और 30 तारीख को जब उस लड़की की मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु के बाद जो है उबाल आता है, जबकि बलात्कार तो उससे पहले हुआ है। उस समय जो है किसी में वो चेतना नहीं आती, या उस तरीके से जो है उसकी मदद के लिए भी कोई सामने नहीं आता। तो जहां तक बात क्रुएलिटी की है, तो वहां पर तो जो है मैं देख रहा हूं कि क्रुएलिटी जो है वो मुझे एक समान ही दिखाई देती है। गांव के अंदर इन मामलों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन मामलों को सीधे सीधे इज्जत से जोड़ा जाता है, और इज्जत से जोड़ने के चलते बहुत सारे मामले सामने नहीं आ पाते। वरना जो है जातीय पंचायतें जिस तरह की नंगा करके घुमाने की सजा या उस महिला के साथ वापस बलात्कार करने की सजा, ये पंचायतों के अंदर आपको जो है ऐसे निर्णय देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी घटनाएं आपको जो अखबारों के अंदर पढ़ने को मिलेगी। जहां तक साहित्यिक वर्ग या बुद्धिजीवी जमात का सवाल है, जो बुद्धिजीवी जमात है ये भी जो है जाति को देख करके ही जो है आजकल जो है मसलों के साथ खड़ा होता है। अभी पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया था कि साहित्यिक असंवेदनशीलता, और वो साहित्यिक असंवेदनशीलता वाला कार्यक्रम इसीलिए था कि लोग
कपल चैलेंज खेलने के लिए 2.5 मिलियन लोग जो है अपनी फोटो फेसबुक के ऊपर डालते हैं, लेकिन एक दलित महिला, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके पक्ष में लिखने वाले लोग जो हैं वो हजारों की संख्या पे भी नहीं मिलते। कविता मैराथन, कविता खेलने वाले जो है हजारों साहित्यकार वहां पर आकर के कविता अपनी जो है पोस्ट करते हैं, लेकिन वो बलात्कार के इस तरह के मामलों के ऊपर मुंह खोलने से डरते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि यह जो व्यक्ति साहित्य रच रहा है और संवेदनशील नहीं है समाज के प्रति, क्या उसे साहित्यकार की श्रेणी में रखना भी चाहिए? मुझे तो इस बात के ऊपर भी संकोच होता है। मैं तो बिल्कुल कि जो समाज के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता, मेरी दृष्टि में वो साहित्यकार भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज संवेदनशीलता के मामले बढ़ रहे हैं। मैं सीमा मैडम से बात करना चाहूंगा कि मैडम हम देख रहे हैं कि इधर के दिनों में जो स्त्रियों के यौन अपराध और उनके शोषण का जो स्वरूप है वो भूमंडलीकरण के दौर से बहुत तेजी से बदला है और लगातार भारतीय समाज में बलात्कारों में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान, आप राजस्थान से है तो राजस्थान के ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये आवाज नहीं आ रही है शिव दत्ता जी, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, मुझे लगता है कि उनका जो है आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिव दत्ता जी का नेटवर्क इश्यू है। अरुण जी की मेरा आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अलका जी की आवाज आ रही है, अरुण जी की भी नहीं आ रही है, शिव दत्ता जी की भी नहीं आ रही है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि दत्ता साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था अरुण जी से कि ये गांव में हिंसा और जो शहर में होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि गांव में ज्यादा फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट जो है ज्यादा प्रभावी गांव में रहता है, क्योंकि देखिए न दलित के पास में न जमीन है, वो उन्हीं जो लोग शोषण कर रहे हैं उन्हीं की जमीन पे कहीं ना कहीं वो बसे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए उन्हीं के खेतों में काम कर रहे हैं, है ना। आप इवन शौच के लिए अब उनके खेतों में जा रहे हैं, तो इतना डिपेंडेंसी है उन लोगों के ऊपर में, एंड तो इसीलिए इतना फ्यूडल माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है कि वो इनके तरफ से जब भी कोई बगावत की आवाज आती है तो वो उसको दबाने में सबसे पहले वो महिलाओं का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर में क्रूरता का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा बातें और बथानी में जितने किलिंग्स हुई इसमें कितने ज्यादा तो महिलाएं मरी। हाँ, आप रणवीर सिन्हा ने महिलाओं और बच्चों को मारा, क्यों मारा? जबकि इनको शिकायत किससे थी? वो उनके पुरुषों से थी, दलित पुरुषों से, जो कि अपने हक की बात कर रहे थे। तो उनको दबाने के लिए और ये बोलने के लिए कि आप आवाज मत उठाइए और सोशल स्ट्रक्चर से आप कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, उनका मनोबल तोड़ने के लिए वो महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने ये बोला कि ये प्रॉब्लम्स हैं एंड सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन आप क्यों, हम ऐसा सिस्टम, इतना सारा सिस्टम है, आपने उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया हुआ है? गरीब जो दलित क्यों इतना डिपेंडेंट है गाँव में अपने जो क्रिमिनल प्रोपेचर है उसके ऊपर में? जब आपको हमारे बिहार में स्कीम है कि 5 किस्म जमीन देंगे हम दलित को, लैंडलेस दलित को, कितने लोगों को मिला है? अगर आपके पास में जमीन होगा तभी आपको इंदिरा आवास भी मिलेगा, इंदिरा आवास है फिर तब आपको मकान है तो आपको वो शौचालय वाला भी सुविधा मिलेगा, तो आपका मनरेगा भी है आपको रोजगार देने के लिए। लेकिन क्यों सब चीज, क्यों ऐसा है कि फिर हम यहीं पे हैं? क्योंकि मनरेगा भी फेल है, अंगूठा लगवा करके खाली 500,000 रुपए दे करके सारा पैसा जो है वो जो मुखिया और जो लोग होते हैं वो रख लेते हैं, और इस मनरेगा पॉलिसी को उन्होंने फ्लॉप किया हुआ है, बोला है मशीन नहीं लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और टोकन मनी दे करके सारा पैसा खुद रखते हैं। इंदिरा आवास योजना इतना अच्छा बनाया हुआ है, तो क्या सिस्टम ऐसा नहीं आप लोग कर सकते कि गाँव में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एक गाँव में कितने दलित हैं, कितने लोग को 5 डिसमिल मिला है? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है, दीजिए। इंदिरा आवास क्यों नहीं है? ये एट द लेवल ऑफ द विलेज तो ये हो ही सकता है, लेकिन आपके पास में दृढ़ शक्ति की कमी है एडमिनिस्ट्रेशन के राज्य के पास में कि वो इसको नहीं देखती है। दूसरी बात देखिए, नहीं अलका जी, हाँ जी, इसके बीच में एक चीज मैं भी जो है आपके ऐड करना चाहता हूं कि जहां जमीन दी जाती है, आप वहां देखिए कि जो दलित हैं, दलितों को गांव से एक तरफ जो है काट करके जमीन दी जाती है। हरियाणा के अंदर बहुत सारे जो है कई बार जो जमीनें दी गई हैं, मैंने देखा है गांव-गांव जाकर के, मैंने देखा है वो गांव में जिस तरीके से जमीन दी जाती है उनको एक कोना उनका अलग बसा दिया जाता है। जैसे गांव के अंदर एक टोला अलग से हो जाता है, तो सारे दलितों को जमीन दे करके उसे एक अलग टोले में, अगर गांव के बीच में भी कोई रहता है तो वहां से उसको जो है एक तरीके से निष्कासित करके उनका एक अलग ही टोला बना दिया जाता है। नहीं, आपको मैं बताऊं, ये सरकारी स्तर से,
जी जी जी, हाँ जी, ये सरकारी स्तर से होता है। हाँ जी, और इतना आसान भी नहीं है कि दलित को एक सामान्य जाति अपर कास्ट के बीच में रहना। मैंने हाईकोर्ट में अपना एक बहुत फेमस केस था, प्रेमा देवी केस, जिसमें कि उसका पति, दलित महिला का पति बाहर में कमा के कुछ पैसे कमा लिए, तो उसने जहाँ पे जनरल कास्ट अपर कास्ट लोग रहते हैं वहीं तो उसने जमीन खरीद के अपना घर बनाया। अब शिफ्ट नहीं हुआ था, अभी पुराने वाले घर में ही रहता था। एंड लोग थ्रेटनिंग करने के लिए आते थे कि अरे हम बगल में इतने अपर कास्ट के रहते, तुम हमारे साथ में कैसे रहोगे, तुम हटाओ, तुम उसको बेचो। एंड आखिर के वो आदमी एक बार विजिट कर रहा था अपने गांव में, तो उसको रात में ले गए एंड उसको ब्रूटली मर्डर कर दिया, उसका बियॉन्ड रिकॉग्निशन मर्डर किया। एंड जब ये मैटर मैं हाईकोर्ट में लेके गई फॉर द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज, तो बाद में एक साल के बाद में वो कह रहे हैं एक कि नहीं, उसके पॉकेट से एक पुर्जा मिला जिसमें कि उसमें एमसीसी वालों ने लिखा है कि ये हमारा मुखबिर था तो हमने इसको मार दिया। सो इस तरीके से करके हम अरेस्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन हम एमसीसी वाले को अरेस्ट करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, ये कहते हैं ठीक ही है कि पूरा स्टेट मशीनरी जो है वो बहुत ही अनसिंपैथेटिक है दलितों के ऊपर में। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेट, एजुकेट एंड एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। ये इसको लागू करने की जरूरत है, अभी तक नहीं हुआ है ये, है ना। थोड़ी सी तकनीकी असुविधा हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं ये बता रहा था, सीमा मैडम से एक बातचीत कर रहा था कि राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये एस गिल साहब ने पिछले दिनों एक यह बात बताई थी कि ये स्पष्ट किया था कि स्त्री अत्याचारों की बदलती स्थितियों को उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है। अब अत्यंत नाबालिग युवा लड़कियों को हिंसक अपराधों का शिकार होना पड़ रहा है और उनको केंद्र बनाया जा रहा है, और उसमें भी सामूहिक बलात्कारों का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो यह जो स्थितियां हमारे सामने, इस देश के सामने बड़े पैमाने पर आ रही है, तो इससे इन अपराधों की समस्याओं को खत्म करने के लिए किस तरह की भूमिका लेनी चाहिए, किस तरह के कानून बनने चाहिए, या किस तरह की जागृति की जरूरत है? सीमा मैडम। कानून तो जैसे आप देखते हैं नए नए अमेंडमेंट लगातार हो रहे हैं, कानून बहुत सारे नए नए बन चुके हैं। आप देखेंगे कि पोक्सो एक्ट नया आया है, जीजे एक्ट नया आया है, और बहुत सारा महिलाओं से रिलेटेड एक्ट नए आए, चाहे वो वर्क प्लेस पे हरेसमेंट हो या कानून में कोई कमी नहीं, कानून लगातार बनते जा रहे हैं। और उनको यदि हम थोरोली डिस्कशन भी करें तो उनमें उनके लिए अच्छी सजाएं भी है, बहुत जिस तरह का अपराध है। परंतु बात है कि जैसे अलका मैडम ने कहा कि सभी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जुडिशरी हो, जब सब अपना अपना रोल सही तरीके से और सही समय पे प्ले नहीं करेंगी, चाहे पुलिस का काम है तो उन्हें एट ए टाइम करना चाहिए, या जुडिशरी का काम है या प्रशासन का काम है, जब तक सभी संस्थाएं अपना काम सही टाइम पे सही तरीके से नहीं करेंगी और उसको सही प्रोसीडिंग नहीं करेंगी, तब तक ये क्राइम इसी तरह से होता रहेगा। अब यदि हम हाथरस वाला केस देखें या निर्भया वाला केस देखें, तो निर्भया में भी फास्ट ट्रायल होने के बाद भी 7 इयर्स उसमें लगे हैं। यदि हम और थोड़ा फास्ट करें, उस स्पीडी ट्रायल को भी और स्पीड देते, तो जल्दी उसका डिसीजन निकलता, जल्दी डिसीजन निकलता तो हो सकता है मैसेज ज्यादा अच्छा जाता और पब्लिक में, क्योंकि 7 इयर्स में काफी कुछ लोग भूल जाते हैं, उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। हालांकि बहुत अच्छा डिसीजन है, पहली बार इतना बड़ा डिसीजन दिया है। इसी तरह हमारा राजस्थान में जब देखते हैं तो हमारे थानागाजी का एक केस हुआ था जिसमें वही गैंग रेप के साथ साथ वीडियो वायरल होने का है, उसमें भी फास्ट ट्रायल होते होते 1.5 साल लगी और बहुत अच्छा डिसीजन कोर्ट ने दिया है। तो अब बदलाव की तरफ चल रहे हैं हम, कोर्ट्स भी सेंसिटिव हो गई है, पुलिस भी हो गई है, लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। पर यह है कि हमारे प्रयासों को और बढ़ाना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे लाना पड़ेगा। सिर्फ एक पुलिस के भरोसे या प्रशासन के भरोसे हम नहीं रह सकते। जो आप एनवायरनमेंट चारों तरफ देख रहे हैं कि लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे बहुत छोटी बच्ची हो, ये जरूरी नहीं है कि बड़ी 3 साल 4 साल 5 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं परेशानी सोसाइटी की है, उसकी मेंटेलिटी की है कि वो किस दिशा में जा रही है। उस माइंडसेट को भी हमें बदलना पड़ेगा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी सिखाना पड़ेगा। हमारी सारी जो एजुकेशन होती है गर्ल्स के टुवर्ड्स गर्ल्स की तरफ होती है, गर्ल्स को ये सिखा दो, गर्ल्स को वो सिखा दो, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखा दो।
पर कभी भी हम उधर की तरफ नहीं सोचते कि जो एक्यूज्ड है, जो जेंट्स हैं जो गलत कर रहे हैं, क्या कभी हमने उनको भी कंट्रोल करना या उनको भी सिखाना या उनको रोकने की या उनको बदलाव का प्रयास किया? हम एक बच्ची को जो विक्टिम है उसको पीड़िता पीड़िता रेप्ड करते रहते हैं कि उसका रेप हुआ, पर हम कभी उस व्यक्ति को नहीं बताते कि किसने किया। उसको कोई फोकस ही नहीं करता है कि किसने किया, उसका घर वाला कौन था, उसका परिवार वाले कौन है। जिस दिन हमने उन लड़कों को और उनके परिवार वालों को और उस सोसाइटी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया तो खुद ब खुद वो रुकेंगे। हम उस लड़की, उसके घर वाले, उसका गांव और उसको ही दिखाते रहते हैं, ये गांव है, ये लड़की है, ये बच्ची है, ये माँ है, ये गरीब है। उस परिवार की तरफ क्यों नहीं जाते जिन्होंने ये किया? अब हाथरस में पूरा गांव एक फोकस करके बैठा हुआ है एक लड़की के घर की तरफ, सारे कैमरे उसके घर की तरफ है, उन घरों की तरफ क्यों नहीं है जिन्होंने ये किया? जिस दिन हमारा सोसाइटी का माइंडसेट बदल जाएगा, हमें फोकस उन पे करना चाहिए जो इस तरह का क्राइम करते हैं। तो जब उनकी बदनामी होगी, उसको पता चलेगा, जब उनको सजाएं होंगी, जब उसका प्रचार प्रसार होगा, तो अपने आप सोसाइटी में बदलाव आएगा। तो इस दिशा में भी हमें काम करना जी। केदार जी हमारे साथ, दीपक केदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आप जब समाज में इस तरह के अपराधों की घटनाओं को देखते हैं या बहुत जगह पर संघर्ष वगैरह करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और दलित महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों के पक्ष में खड़ा होने का आपका जो जज्बा है वो लगातार जारी है, क्या इसके लिए, मतलब इस तरह की घटनाएं ही घटित न हो और इस तरह के अपराध ही न हो, इसके लिए कोई भूमिका या कोई सजेशंस या कोई विचार आप अपने संगठन के माध्यम से या एक सक्षम देश के नागरिक होने के नाते आप दे सकते हैं? देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। बिल्कुल। आज दुनिया में भारत देश बलात्कारियों का देश बोल के पहचाना जा रहा है। इस देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की दुनिया ने दखल ली है। दुनिया को समझ में आ रहा है कि इस देश में दलितों के साथ गलत हो रहा है और ये जो व्यवस्था है ये इसको खत्म करना चाह रही। पर इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अपना देश बलात्कारियों का देश बोल के पहचाना जा रहा है। पिछले 7 साल से जो व्यवस्था है, पिछले 70 साल से ये जो व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था हमें खत्म करने में निकली हुई है। और 70 साल के बाद भी अगर हम पैनल पे बैठकर ये अगर बात करते रहेंगे तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए अगर इसको खत्म करना है तो जो कोई पॉलिटिकल, इसके लिए मतलब लोकतांत्रिक देश में न्यायिक तरीके से कौन सी भूमिका लेना उचित होगा जो हम सब लोगों को एक दिशा देगी? सुनिए एक मिनट सुनिए। इस देश में आंदोलन के माध्यम से हम लड़ रहे, जो न्यायिक अधिकार दिया है आंदोलन का, उसके माध्यम से या इस देश में हम जन उठाव की तैयारी कर रहे हैं। अब दलित पैंथर का जो इतिहास है हमारा अभी अंत हो चुका है। हम हर बार न्याय की बात, खैरलाल जी को आज तक न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिल रहा है उसको। उसके बाद प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया और इस देश की सत्ता गैंगरेप करती है हमारे न्याय के ऊपर, हक के ऊपर। हम कब तक चुप रहेंगे? इस देश में अब दलित पैंथर के स्टाइल से अगर ये नहीं रुका, प्रियंका रेड्डी को अलग न्याय मिलता है, उसका एनकाउंटर जल्दी हो जाता है, निर्भया हत्याकांड को अलग न्याय मिलता है, और हमारे मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलता, खैरलाल जी को न्याय नहीं मिलता, इधर पायल तड़वी को न्याय नहीं मिलता, रोहित यमोला को न्याय नहीं मिलता। ये कब तक हम ये चर्चा करेंगे? हम अंत में है उद्रेक की भूमिका में है। न्यायिक प्रक्रिया अगर इसी तरह हमें गुलाम करने की बात करेगी, हमको अगर इसी तरह खत्म करने का, हमारा अस्तित्व मिटाने की बात करेगी, तो पैंथर के मूवमेंट की जैसी मूवमेंट खड़ी करके हम आरोपी को सजा देने की बात भी इस देश में कर सकते, और तब जाके ये सब खत्म हो जाएगा। जी अलका मैडम, हम सहेंगे।
जी इस अलका देश मैडम, का हम राष्ट्रपति लोग इस देश का राष्ट्रपति खुद को दलित समझता है, पंतप्रधान इस देश का ओबीसी समझता है। एक ट्वीट नहीं कर सकते सांत्वन के लिए? इतनी बड़ी घटना हुई, उनका ट्वीट नहीं है। आशिफा हत्याकांड मंदिर में हो गया, मंदिर में पुजारियों ने उस पर बलात्कार किया, एक ट्वीट नहीं आता। कब तक शांत रहेंगे? उद्रेक होने वाला। इस देश में कोई महिला भी अभी खुद का अस्तित्व मिटाने के लिए नहीं बैठी है, कोई बहुजन नहीं बैठा है। अब रास्ते पे आएंगे, इनको दिखाएंगे। जिस तरह दलित लाइव्स मैटर के नाम से अमेरिका में आंदोलन खड़ा रहा, डोनाल्ड ट्रंप को आके व्हाइट हाउस में चुपना पड़ा, उस तरह नरेंद्र मोदी को भी हम भगाएंगे यहां से। कब तक चलेगा ये मनुवाद हटाएंगे? इस देश का मोहन भागवत क्यों ट्वीट नहीं करता? आरएसएस क्यों भूमिका नहीं लेता? इस देश का शत्रु तय करो और शत्रु तय करके लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये पुलिस जो है एट्रोसिटी एक्ट में क्रॉस कंप्लेंट करने के लिए 307 हमारे ऊपर लगाएंगी, वहां चौकसी नहीं होगी, दरोड़ा लगाएंगी, वहां चौकसी नहीं होगी। न्याय देने की बात आएगी तो चौकसी लगेगी, पैनल लगेगा, एनजीओ लगेगा। सब प्रशासन, सत्ता और न्याय व्यवस्था सब हमारे ऊपर गैंगरेप करते हैं, सब हमारा यहाँ पे दलित अत्याचार करते हैं। और अब इस देश का तरुण चुप बैठने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है, आपकी भूमिका है। मैं अलका मैडम से ये पूछना चाहूंगा कि आप न्यायिक प्रक्रिया में हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत यौन अपराध की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए कोई मुकम्मल कानून और बनाया जा सकता है क्या? कोई अलग से कोई परिचय या अलग से कोई नियम वगैरह लागू किए जा सकते हैं क्या? या इस तरह की दलित महिलाओं के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं, अपराध की घटनाएं, इसको रोकने के लिए कोई अलग से एक पैरेलल कोई सिस्टम वगैरह बनाई जा सकती है क्या? इस मतलब ये जो सामाजिक रूप में भी उत्पीड़न होता है, आर्थिक रूप में तो होता ही है, लेकिन ये जो सामूहिक रूप में होने वाला जो मामला है, इसको रोकने के लिए किस तरह की भूमिका लेनी चाहिए और किस तरह का विचार जो संवैधानिक दायरे में हो और जो सकारात्मक परिवर्तन की ओर चला जाए, सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में जो मानसिक बदलाव हो, इस दृष्टि से कोई आपके पास सुझाव है? हाँ जी, क्यों नहीं। देखिए, नियम कानून तो इतने सारे बने हुए हैं। ये जो नियम कानून बने हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो खुद ही लागू नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि क्या हम और कुछ कर सकते हैं? हम जरूर कर सकते हैं। हमें जरूर ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाना चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर में चार्जशीट जमा करना है, आपने नहीं किया, तो आप उनको एक्सप्लेनेशन दीजिए। 60 दिन के अंदर में SC/ST एक्ट के अंदर में मुकदमा दर्ज हुआ तो आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया? और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसके ऊपर में सजा होनी चाहिए। अगर आप FIR करने के लिए दलित महिला जाती है एट्रोसिटी के अपने हुए एट्रोसिटी के खिलाफ में, और आपने FIR दर्ज नहीं किया, उसको घुमाते रहे, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन सोचता है कि भाई मेरे यहाँ पर हम अपना सबसे लो क्राइम रेट दिखाएं, इसलिए वो लेता नहीं है। तो आप बाद में उसके पास तो ऑप्शन, अगर आपने FIR नहीं लिया तो वो ST के पास जा सकती है। वो उसका मैटर जो है हम कंप्लेंट केस में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है वो नहीं लेते तो उसको भी शोकॉज करना पड़ेगा कीजिए कि भाई आपने इसका FIR क्यों नहीं लिया। तो जहां जहां पर वायलेशन हो रहा है, अभी ये नियम बना हुआ है कि एक जो एट्रोसिटी का दलित एट्रोसिटी का जो विक्टिम है वो अपने मन का वकील ले सकता है, क्योंकि उसको APP पे भरोसा नहीं होता है। स्पेशल बीवी पे, स्पेशल बीवी आमतौर पे जो एक्यूज के साथ में मिल जाते हैं, तो उसको एक राइट दिया गया है SC/ST रूल 4 सब क्लॉज 5 में कि वो अपने मन का वकील रख सकता है। उसमें DM के पास आवेदन देना होता है, तो DM उसके आवेदन पे वाई सिटिंग ओवर दोस एप्लीकेशंस, उसको निष्पादन क्यों नहीं करता है? वकील देता क्यों नहीं है इसके लायक, है ना? तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो जो भी नियम कानून बने हुए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जहां जिस लेवल से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है प्रॉपर, तो वहां पे उनके उस कंसर्न ऑफिशियल्स के ऊपर में एक्शन लेना चाहिए, उनको शो कॉज करना चाहिए। आपके दंडात्मक नहीं रखिएगा तब तक ये नहीं होगा। एंड दूसरी बात तो ये भी है कि ये तो कानूनी वाला चीज था, पर मैं तो कहती हूँ कि इतनी नौबत ही क्यों आएगी? क्यों नहीं हम अपने दलित भाई बहन को एम्पावर करें, एम्पावर देम विद एजुकेशन। क्यों ये दर दर की ठोकरें खाती हैं और उसके बाद में ना कानून इनके साथ में, ना पुलिस इनके साथ में? तो इनको इसका आंसर है कि आपने इस टॉपिक का यही कि सॉल्यूशन क्या है, तो एम्पावर। ये तो बाबा साहब ने बोला हुआ था कि एजुकेट एंड देन एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड देन एजिटेट। तो आप इनको शिक्षित कीजिए। तो लेकिन शिक्षा के नाम पे तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि शिक्षा को ही पूरा इन्होंने खत्म कर दिया है, और सिर्फ खिचड़ी योजना हमारे ध्यान में बन के रह गई है। और जो जितने भी रसूख वाले लोग हैं, अपर कास्ट वाले, वो तो पब्लिक स्कूल में चले आते हैं। बेचारे हमारे दलित लोग जो सरकारी में आते हैं वो खिचड़ी खा के वापस आ आते हैं।
तो आपने इनको अनपढ़ बनाए रखने की साजिश के साथ इनको अनपढ़ बनाए रखा है, इनको एम्पावर नहीं करने दिया है। और अगर जो लोग पढ़ जाते हैं, गरीब लोग पढ़ के आगे आते हैं, तो इनके पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रावधान था जो सेंटर पैसे देती है, और रिक्विजिशन करता है स्टेट रिक्विजिशन ही नहीं करता है, 0 फंड आया हुआ है। जबकि तमिलनाडु वैसे ने करोड़ों रुपए लिए हैं दलित को स्कॉलरशिप देने में, हमारे बिहार स्टेट ने वो 3-4 साल लगातार 0 फंड। एंड अभी उसने ये क्या किया कि कैपिंग कर दिया है कि फंड है, हम आपको अगर 2.5 लाख फीस है तो वो नहीं देंगे, हमको 75,000 ही देंगे। तो इसके कारण बहुत लोग का पढ़ाई अधर में लग गया। उसके लिए भी मैंने PIL किया हुआ है कोर्ट में। सो हर जगह जहाँ पे क्रियान्वयन होना होता है वहां पे अगर नहीं हुआ है तो कंसर्न ऑफिसर्स है उसको आप शोकॉज कीजिए। एंड अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपने क्या किया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था दलित के बच्चों को पढ़ने के लिए, इसमें फुल पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग, तो आपने उसको क्यों कैपिंग कर दिया? कैपिंग करने का तो आपको था भी नहीं, आपने कभी भी प्रॉपर वे में नहीं किया, नियमानुकूल नहीं किया। अभी मैंने PIL किया, उसके भी जवाब तक दिया नहीं है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि नियम कानून है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ और बनाना चाहिए कि अगर आपने नहीं किया, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने इसको नहीं किया इम्प्लीमेंट, तो दे शुड बी शो कॉज। मैडम आपसे एक बात आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जो महिला आयोग इस देश में बने हुए हैं, स्टेट में अलग महिला आयोग है और केंद्र का भी महिला आयोग है, तो क्या इनकी भूमिकाएं दलित महिलाओं के प्रति अधूरी है, या क्या ये दलित महिलाओं के प्रति ये उचित भूमिका और ये उचित रास्ता अपनाते नहीं है, या उनका अपना बर्ताव कैसे होता है, उनका नजरिया कैसे रहता है दलित अत्याचारों के बारे में? महिला आयोग का नजरिया सारी महिलाओं के प्रति वही है, मतलब एकदम बेकार। ये महिला आयोग में जितनी भी मेंबर्स वगैरह होते हैं सब पॉलिटिकल पोस्ट होती है जिनको, लेकिन वह तो सरकारी सिस्टम होती है कि सरकार के द्वारा जी तो किसकी कौन उसमें मेंबर्स कौन बनती है, चेयरमैन कौन बनती है? आप उनको खंगाल के देखिए, वो फलां की पत्नी होती है, फलां की पत्नी होती है, या एग्जैक्टली। तो वहां पे आप देखिए क्या निष्पादन होता है। मैं बहुत सारे वो कंगना रानौत के लिए ट्वीट कर सकते हैं, वो कंगना रानौत के लिए ट्वीट कर सकते हैं, हाथरस में हुई घटना के लिए उनके पास मतलब जैसे कि मतलब हम सब सोचने समझने वाले लोग हैं कि दलित महिलाओं के अलका वर्मा जी दलित अनुसूचित महिला आयोग पे भेजिए, बदल हो जाएगा, बदलाव लाएंगे। वो अलका वर्मा जी वहां बैठना चाहिए, वहां पे नहीं बिठाएगी ये सरकार। ये सरकार कंगना रानौत के बाजू के लोगों को बिठाएगी वहां पे। आपने सही बोला, क्योंकि आप APP को स्पेशल जी आपका ये सुझाव सही है कि मतलब अगर महिला आयोग दलित महिलाओं के यौन अपराध को रोकने में सक्षम नहीं है तो एक अलग से पैरेलल दलित महिलाओं के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए, और उस आयोग के माध्यम से उसमें भी दलित शोषित बहुजन समाज की, जो आदिवासी समाज की जो पीड़ित वगैरह महिलाएं, जिस समाज की ज्यादा महिलाएं पीड़ित होती है उसी समाज का नेतृत्व उसके हाथ में हो, वही वहां की ही महिलाएं अगर उस आयोग में रहती है तो वह सक्षम और उचित न्याय दिलाने की दिशा में पहल कर सकती है। यह एक अच्छा सुझाव है कि इस देश की केंद्र सरकार भी हो या राज्य शासन हो या अलग अलग प्रदेशों में हो, तो अलग दलित महिलाओं के यौन अपराधों को रोकने के लिए एक स्वतंत्र रूप से महिला आयोग अगर बन जाता है, या अलग से पुलिस प्रशासन में एक स्वतंत्र सेल बन जाता है, तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, न्याय भी मिलेगा, उस तरह के अपराधों के ऊपर अंकुश भी लगेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात आज की चर्चा में हमारे सामने आई। अरुण जी, आपसे एक बात मैं जानना चाहूंगा। आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, और दिल्ली जैसा शहर तो मतलब बाजार की दुनिया से परिचित हो चुका है, वो भूमंडलीकृत बन चुका है, उस सांस्कृतिक कल्चरल जो इजोमिनी है उसके अधीन हो चुका है। तो ये जो बाजार द्वारा परिचालित जो अर्थव्यवस्था बड़े बड़े महानगरों में दिखाई देती है, या इस अर्थव्यवस्था में मुनाफे के लिए स्त्रियों के देह का वस्तुकरण किया जाता है, उसका वस्तुकरण करते हुए उसको लैंगिकता, उसकी जो लैंगिकता है स्त्री की, उसको उत्तेजक और मनोरंजक तरीके से पोषित करता है यह बाजार। यानी कि उपभोक्तावादी सांस्कृतिक व्यवस्था जिस तरह से आकार ग्रहण कर रही है, उसमें पूंजीपति, सिनेमा के निर्माता, टीवी चैनल्स के ठेकेदार वगैरह सारे हैं। तो इस बाजार द्वारा परिचालित अर्थव्यवस्था में
इसने जो खुली छूट देने वाली राष्ट्रीय व्यवस्था ऐसे अपराधियों की बना दी है, या ऐसे अपराधियों को पैदा किया है कि जिन अपराधियों के कारण स्त्रियों के ऊपर होने वाली घटनाएं ज्यादातर हिंसात्मक होती है, और ऐसी आपराधिक शक्तियां स्त्रियों के प्रति हिंसा करने में सक्षम बनती है और मजबूत बन रही है। तो यह जो मजबूतीकरण हो रहा है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जो है, बिल्कुल बाजार ने आपराधिक जो प्रवृत्तियां है उनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बाजार ने स्त्री को एक वस्तु के, एक प्रोडक्ट के रूप में जो है पेश किया है, और बाजार का काम है अपना अधिक से अधिक आर्थिक लाभ। मुझे नहीं समझ में आता है कि जब एक स्विमिंग पूल के अंदर से निकलती हुई एक महिला को दिखाया जाता है और ऐड होता है सीमेंट का, जिसमें बाद में एक लाइन आती है कि इस सीमेंट में जान है। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि इस सीमेंट में जान है उसका उस स्विमिंग पूल से निकलती हुई महिला के साथ में क्या संबंध है। और इस तरह के कितने ही आप ऐसे जो है ऐड देख सकते हैं जहां पर महिला के उस स्वरूप का जो है, जिस तरीके से वहां बाजार उसको जो है लेकर के आ रहा है, वहां उसने उसको एक तरीके से वस्तु जो है, उपभोग की वस्तु जो है, उसके रूप में प्रदर्शित किया है। हमारे सिनेमा में भी अगर आप देखेंगे तो आप ठीक इससे पहले 80, 90, 70, 60 के दशक की फिल्मों को आप उठा करके देखिए कि वहां बलात्कार को कैसे महिला की अस्मिता के साथ, उसकी इज्जत, अगर ठाकुर है या विलेन जो खलनायकी वाला जो पार्ट अदा कर रहा है, वो व्यक्ति अगर नायक से बदला लेना चाहता है तो वो उसकी माँ, बहन, बेटी, किसी के साथ भी बलात्कार करता है। तो इस तरह की मानसिकता को जिस तरीके से बाजार ने कैश किया है, ये तो है ही। तो सबसे पहले कि सेंसर जो होकर के आते हैं, क्यों वहां पर बैठे हुए लोग उसे सेंसर क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों उसे कि समाज के यथार्थ का चित्रण कर रहे हैं, वो समाज के यथार्थ के चित्रण के नाम पर जो हमें परोस रहे हैं, जो एक मानसिकता को परोस रहे हैं, उसके ऊपर तो अंकुश लगाया जाना चाहिए। और उसके लिए बाकायदा है इस तरह के दृश्यों को, और इस तरह के उनको, ये आपके पास सारे बोर्ड हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए। लेकिन देखिए शिवदत्ता जी, यहां वापस मैं एक चीज के ऊपर आ रहा हूं, यौन उत्तेजना से अधिक जो मामले हैं वो जातीयता के पक्ष में जो है आपको मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट 2004 से लेकर 2013 के बीच में सेंटर फॉर दलित राइट्स समूह ने एक रिपोर्ट जो है तैयार की थी, जिसके अंदर लगभग 16 जिलों की 100 ऐसी महिलाओं का अध्ययन किया गया था जिनके साथ इस तरह के बलात्कार जैसी घटनाएं घटी। और उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि लगभग 85% महिलाएं, उनकी उम्र जो है 30 वर्ष से कम थी। ये अलग अलग जातियों की शिकार महिलाएं, और किनके साथ इस तरह की हिंसा हुई? उनके साथ ऐसी हिंसा हुई जिन्होंने अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। आप देखिए, जब गांव के अंदर एक लड़की स्कूल जाने के लिए जिद करती है तो वहां पर उसकी अस्मत को रौंदा जाता है। क्यों रौंदा जाता है? ताकि उसके साथ जो अन्य 10 लड़कियां जो हैं वो गांव के स्कूल के अंदर पहुंचने की हिमाकत न करें। ठीक है, अब ये इसके पीछे के कारण क्या है? अगर आप आदिवासी बेल्ट के अंदर जाकर के देखेंगे, आदिवासियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अगर आप जो है देखेंगे, तो आपको बड़ा आश्चर्य जो है होगा कि बहुत सारे मामलों के अंदर सस्ते श्रम को जुटाने के लिए बाजार जो है वो इस तरीके हमले भी करवाता है। तो आप इसको जो है तोड़ने के लिए देखिए कानून बने हैं। अलका जी ने बताया, सीमा जी ने बताया कि कानून बने हैं। जरूरत है कि इन कानूनों का इम्प्लीमेंशन कैसे, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें वास्तविक अपने जो है सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उन्हें भी अपने एक्टिविज्म को जो है धरातल पर ले जाने की जरूरत है। उनको हर उस व्यक्ति, हर उस महिला के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कोई उनका केस दर्ज नहीं कर रहा है तो वहां जाकर के उनको खड़े होकर उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मसले ऐसे हैं जहां पर जब एक एफआईआर जब लिखी जाती है तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि किस शब्द का चयन करना है और उन शब्दों के चयन के पीछे किस तरीके से धाराएं बदल जाती हैं। ये अलका जी और सीमा जी बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि अगर गलत शब्दों का चयन हुआ तो उसके लिए धाराएं बिल्कुल बदल जाएंगी। तो वहां जो है एक्टिविस्ट जो हैं उनको भी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। केवल शहर में खड़े होकर तख्तियां दिखाकर अगर वो कहें कि हम समाज में बदलाव ले आएंगे,
सोशल मीडिया के ऊपर 4 शब्द लिख करके अगर वो कहें कि हम समाज में बदलाव ले आएंगे, फेसबुक के ऊपर आकर के 4 चंद वाक्य बोल करके अगर कहें बदलाव ले आएंगे, तो इस देश में बदलाव आने वाला नहीं है। उसके लिए हमें जमीनी स्तर पर, जैसे मैं अभी सीमा जी का मैं राजस्थान में काम देख रहा हूँ, सीमा जी धरातल के ऊपर जो है इस तरह की एक टीम तैयार की जा रही है, और वो टीम, उसका काम यही है कि वो जिसके साथ भी इस तरह की घटना घटती है उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से अवगत कराते हैं, और उस न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या चीजों की कहां कहां आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आपको एफआईआर करवानी है, आईओ जो उस केस का है उस केस से आपको क्या क्या जो है एविडेंस जो है कैसे कलेक्ट करना है, उन एविडेंस को कलेक्ट करके किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है। देखिए, कोर्ट जाकर के निर्णय तब लेगा जब वहां पर सही जो उस केस का इंचार्ज है, जो वो उन फैक्ट्स को उसी तरीके से रखेगा जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई हैं। अगर वहां मैनिपुलेशन अगर हुआ तो फिर न्याय की प्रक्रिया तो जटिल हो ही जाएगी। और अभी तक जहां मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, कितने केस हैं, केवल 40% जो है, 40 या 60% केस ऐसे हैं जहां चार्जशीट होती है। जो रजिस्टर्ड केस है उसके अंदर भी जो चार्जशीट होती है वो 40 से 60% अगर केस है, तो बाकी लोग हैं उनको तो न्याय मिलेगा ही नहीं। तो ये हमको जो है धरातल पर उतर करके, जितने एक्टिविस्ट हैं उनको भी धरातल पर उतरना पड़ेगा, उतर करके और हर उस घटना के जो है जो घटित हुई है उसके विरोध में हम सबको एकजुट होकर, संगठित होकर के सामने आना पड़ेगा, ताकि इस तरह की घटनाओं को जो है रोका जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी आप सुन रहे हैं? हम लोग दीपक जी से बात करते हैं एक बार, कि जहां तक हम देखते हैं कि हमारे देश में दलित समुदायों से आए हुए एमएलए, एमपी, पार्षद वगैरह बहुत सारे हो चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे सांसद बने हुए पार्लियामेंट में है, विधानसभाओं में है। लेकिन जब कोई इस तरह की महिलाओं के साथ यौन अपराध की घटनाएं होती है, तब ये जो दलित समुदायों से आए हुए राजनेता, एमएलए, एमपी, सांसद वगैरह, ये भी उसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत करने के लिए तैयार नहीं होते या उस बारे में अपनी आवाज नहीं उठाते। यहाँ तक कि महिलाओं को तो छोड़ ही दीजिए, पुरुष नेता भी बात नहीं करते। और महिला जो नेता बनी हुई है, जो विधायक है, सांसद है, पार्षद है, उनकी भी आवाज कहीं से उठती नहीं है। और बस जमीनी स्तर पर आपके जैसे जो संगठन है, आपके जैसे जो कार्यकर्ता है, यह लोग ही आंदोलन चलाते हैं। यानी कि एक तरह से नेतृत्वहीन आंदोलन जब चलता है तो बड़ी दिक्कत होती है किसी भी अपराध में, किसी भी घटना में न्याय दिलाने के लिए। तो नेतृत्वहीन आंदोलन का हमेशा दिशाहीन होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है सब गुलाम है, और गुलामों से हम अपेक्षा नहीं रख सकते। वो उनको टिकट मिला है, वो खासदार मंत्री बने हैं या आमदार बने हैं, एमएलए बने हैं, उनके टिकट पे तो वो गुलाम होके चले गए। और उन्होंने एक करार किया है कि हम दलितों पे बात नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे, हमें ये गुलामी दे दो। और उस गुलामों से हमें अपेक्षा नहीं रही है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण पॉलिटिकल किया है, उसे खत्म करने की अभी ये सब देख के नौबत आ चुकी है, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है। कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट ही ग्राउंड पे काम करता है, आंदोलन खड़ा करता है। आज हम जो बात कर रहे हैं दलितों के ऊपर, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं की देन है, सोशल एक्टिविस्ट की देन है कि उनके वजह से ही ये सब सामने आ रहा है। वो ग्राउंड पे जाता है, काम करता है, आंदोलन खड़ा करता है। अब मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि इस देश में बिना नेता के ही आंदोलन खड़ा हो सकता है। अगर नेता आ गया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसी बात हो गई है। इसलिए हम इस देश के युवाओं को एकजुट करके इस यहाँ पे जन उठाव का काम शुरू कर रहे हैं, और वो खड़ा करके रहेंगे। हमें गुलामों से कोई अपेक्षा नहीं है। जो गए हैं उनको हम गुलाम कहते हैं, और आंबेडकरी समूह भी उनको गुलाम करके छोड़ देता है, उनकी तरफ अपना कोई समस्या लेके भी नहीं जाता है। ऐसी स्थिति है। जी जी बिल्कुल। सीमा मैडम, आप राजस्थान में, सीमा जी आप सुन रहे हैं? आप राजस्थान में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं में जागृति लाने के लिए, जागरण की जो मुहिम चला रहे हैं, तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप
जिस तरह से आपने बदलाव देखा है, जिस तरह से आपने कार्य करते हुए महिलाओं में बदलाव लाने की कोशिश की है, तो आप जिस उद्देश्य से काम करते हैं उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हम बाकी के लोग भी परिचित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 3 डायरेक्शन में काम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यूथ के लिए काम कर रही हूँ। सेव यूथ सेव नेशन मेरा प्रोग्राम है, जिसमें जो टीनेजर्स गर्ल्स एंड बॉयज है जिनकी एज हम 10 to 20 के बीच में मानते हैं कि ये वो यूथ हैं जो किसी ना किसी कारण से, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे टेक्नोलॉजी है, या एनवायरमेंटल है, या साइकोलॉजी, उसके वजह से कोई ना कोई अपराध कर बैठता है या उसके साथ खुद अपराध होता रहता है। आजकल चारों तरफ हम देखेंगे तो यूथ बहुत ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है। जब हम यहाँ के 2-3 प्रकरण देखते हैं या कोई और देखते हैं तो उनकी एज आप कभी निकाल के देखना, 18 साल, 19 साल, 17 साल, 20 साल, मतलब 17 से लेकर 20 साल तक का यूथ गैंग रेप में शामिल है, मर्डर में शामिल है और इतने हीनियस ऑफेंस कर रहा है। तो इनको सिर्फ पुलिस या मुकदमा नहीं रोक सकता है। इनको रोकने के लिए जरूरी है कि हम उनको टीच करें, उनको पहले से उनको समझाएं, कानून की जानकारी भी दें, साथ में जो अपराध के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी पहले से उनको बताना पड़ेगा। उनको समझाना तो पड़ेगा कि आप यदि एक छोटा सा मैसेज भी सोशल मीडिया पे गलत वायरल कर देते हैं तो आपके ऊपर साइबर एक्ट क्राइम दर्ज होता है। आप किसी के ऊपर कोई फफ्ती कस देते हैं लड़की के ऊपर तो आपके ऊपर साइबर क्राइम अटेम्प्ट हो सकता है, आपके मुकदमा दर्ज हो सकता है। कॉलेज में आप रैगिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, किसी बच्चे के साथ रैगिंग करते हैं तो आपके ऊपर रैगिंग एक्ट हो सकता है, आपका करियर खराब हो सकता है, आपका नौकरी खराब हो सकती है। ये सारी चीजें हमें उनको बतानी पड़ेगी। हमारा जो पार्ट है जहाँ लेकुना है, बताने पे ही लेकुना है। हम नए नए एक्ट्स बना लेते हैं, नई नई एडवाइजरी जारी कर लेते हैं, रोज नए आदेश निकलते हैं, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। एक यूथ को बताना पड़ेगा। तो मैं अपने पुलिस हैंडल्स की तरफ से मैं सेव यूथ सेव नेशन चलाती हूँ, जिसमें बुक्स के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जब लॉकडाउन नहीं था तब स्कूलों में जा के लड़कियों को सारे उनसे रिलेटेड जितने लॉस थे वो सारे बताते थे। और बताना बहुत जरूरी है, उससे उनमें पुलिस और पब्लिक में कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है। दूसरा कार्यक्रम में सारा विमेन से रिलेटेड जितने लॉज है, चाहे वो 498 हो, चाहे फिर वो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे 304 भी हो, जितने भी उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, 354, सब उनको बताना जरूरी है। और बताने के बाद उनको ये भी बताना पड़ता है कि वो कैसे अप्रोच करे, कैसे FIR दर्ज कराए, कैसे कमेटी को अप्रोच करे, कैसे अपने सॉल्यूशन निकाले, क्या क्या उनको करना चाहिए। ये सारी चीजें बताना जरूरी, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला को भी ये पता नहीं होता कि उसके वर्क प्लेस पे कमेटी भी बनी हुई है, एक आंतरिक परिवार समिति भी बनी हुई है जहां वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकती है। ये विमेन्स को जो सर्विस कर रही है उन तक को भी नहीं पता होता है। तो ये सब चीजें उनको बताना जरूरी है। उनको उस, जैसे मैं 2-3 जगह पोस्टिंग रही मेरी, तो वहां पे वो कमिटीज बनी भी नहीं होती थी, जबकि पत्राचार सारा हुआ होता है, कागजों में सारी कार्रवाई की हुई होती है कि ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, ये समाज सेवी है, ये कमेटी है, ये है। और जब ग्राउंड वर्क पे देखा जाए तो जो अध्यक्ष है उनको खुद को ही पता नहीं होता कि उनको आंतरिक परिवार समिति का अध्यक्ष भी बना रखा है। तो मैंने जहाँ 2-3 जगह पोस्टिंग रही मेरी निगम में या कहीं भी, तो वहां पे मैंने उनको रीओपन करवाया, उनके बोर्ड्स बनवाए, उनकी मीटिंग हेल्ड करवाई, उनका जो पूरा स्टाफ है उनको बुला के उनके रिलेटेड जितने भी कानून है वो भी बताए, और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला ये कानून भी बताए, और उसके साथ में दूसरे बहुत सारे कानून भी उनको बताए। तो ये बताने की प्रक्रिया हमको जारी रखनी पड़ेगी सभी को। इसी तरह से एट्रोसिटी एक्ट, यहाँ भी हम काम करते हैं। एट्रोसिटी एक्ट भी शुरू से लेके FIR कैसे दर्ज करानी है, बयान कैसे देने हैं, और आगे 164 के बयान कैसे, एविडेंस कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बनानी है, आगे कोर्ट में ट्रायल कैसे होती है, वहां कैसे चार्ज बहस होती है। ये सारी चीजें हम पहले ऑफलाइन बताते थे, अब ऑनलाइन बताते, क्योंकि इस एक्ट में या सभी एक्ट में, ऑलमोस्ट सभी एक्ट ये कहते हैं कि इनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। पब्लिक को तभी पता चलता है जब उसका प्रचार प्रसार किया जाए।
तो इस एक्ट में, पोक्सो एक्ट में, सभी में पहले से ही मेंशन है कि आप किसी भी एक्ट या कानून के बारे में पब्लिक को जानकारी दे सकते हैं। तो उसी के तहत हम पब्लिक को, जो SC/ST का समुदाय है, उसको हम पूरी जानकारी देते हैं, बुक के माध्यम में भी देते हैं। मैंने एक बुक भी बना रखी है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और कभी कभी कोई हमारे टच में आता है कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा या हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उनको और तरीके भी बताते हैं हम कि FIR सिर्फ एक तरीके से नहीं होती, FIR के 4-5 तरीके होते हैं, किस किस तरीके से आप FIR करा सकते हैं। जैसे दीपक जी थोड़े से नाराज हो रहे थे कि पुलिस को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। पुलिस नहीं ड्यूटी करती है, ये हम भी मानते हैं, कई कारण होते हैं, उनके कारण नहीं करती है, परंतु अब हमको अपनी मेंटेलिटी भी बदलनी पड़ेगी। हमें आजादी को 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब हम सिर्फ किसी संस्था के भरोसे नहीं रह सकते कि वो संस्था ही सारा काम करे। हम यदि जागरूक नागरिक हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, जो बाबा साहब ने कहा, जो अलका जी बार बार कह रही है कि फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड इज एजुकेशन। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें क्लियर करना चाहिए ना। एजुकेशन तो हमें चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ BA MA डिग्री या नौकरी कर लेना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है लॉ की जानकारी, संविधान की जानकारी, आपके राइट्स की जानकारी, आपकी ड्यूटीज की जानकारी, ये भी तो आपको होनी चाहिए ना। अब तो हम उम्मीद कर सकते हैं पब्लिक से, जब तो आजादी के 100 साल होने वाले हैं, तो हम खुद अपने लिए जागरूक हो, हम खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं, दूसरों की सहायता करें। यदि कोई कानून दीपक जी ने जान लिया या अरुण जी ने जान लिया, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस विक्टिम की हेल्प करें। जिसने नहीं जाना उसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही आती है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें यही है कि हम सिखाते भी हैं और टीम भी तैयार करते हैं कि भाई आपके गांव में केस हो गया तो आप उसको जाके हेल्प करो। हेल्प करना बहुत जरूरी है। कभी लिख दो, कभी जागृति मतलब दे दो जी। ये सब स्टेप सभी को जागरूक करना पड़ेगा। हम बच्चों तक को भी सिखाते हैं कि आप कैसे मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम मैंने चला रखे हैं, कोई हमारे पुलिस के लेवल पे भी चला रखे हैं। ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं मैडम। आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है कि जागृति सबसे बड़ी जरूरी होती है। जिस दिन जागरूक हो जाएगा समाज, तो इस तरह के मामलों में अपने आप कमी हो जाएगी, क्योंकि मानसिकता में बदलाव होगा और मानसिक परिवर्तन ही एक मुकम्मल इंसान की, मतलब जिस मनुष्य में बदलाव होगा, मानसिक रूप से बदलाव होगा, वही मनुष्यता फलेगी फूलेगी। बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हैं और ये जागृति अभियान आगे भी जारी रहेगा। अलका मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछना जी। अलका मैडम, एक सवाल मैं आपसे पूछ, राजस्थान में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, आप इसको देखेंगे जी जी, उसके रिपोर्ट आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से एक बदलाव की नई लहर राजस्थान में चली है। जो जागृति के, मतलब मैंने बहुत बार देखा है। मैं मुझे लगता है कि शिवदत्त सीमा मैम जी, मैं कह रही थी कि आई वाज सो टोटली इम्प्रेस्ड आपने जो बोला है और आप जो काम कर रही हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे बिहार में भी आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो और इस तरह का काम करें, जागृति फैलाने वाला। एंड आपने जो पैम्पलेट की बात की जिसमें सारी बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, प्लीज मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे वो एक कॉपी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर लेके आई विल टेक दैट कॉपी, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट। कॉपी भी आप लें और आप हमारा प्रोग्राम भी ज्वाइन करें। एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके बिहार जुड़ेंगे तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि अलका जी का भी जो काम है, जिस तरीके से जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में जिस तरीके से अलका जी ने मुखर होकर के उस पूरे मैटर को उठाया और कहीं भी जो है वो दबाव में नहीं आई और उस मुकदमे को जो है उसके अंजाम तक पहुंचाया, ये एक अलका जी ने भी जो है काबिले तारीफ। तो इस तरीके जो है बहुत सारे ऐसे जो है लीगल हेल्प वाले लोग भी जो है इसमें जब जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसका एक कंप्लीट इम्पैक्ट जो है वो एक तब दिखाई देगा कि कलेक्टिव एफर्ट्स जब है कि जब सोशल एक्टिविस्ट मिलेंगे, जब पुलिस प्रशासन के लोग और जो न्याय प्रक्रिया में जो वकील और जो है इस तरह के लोग जो बैठेंगे तो इसका एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो आएगा। बिल्कुल। तो अलका जी का भी जो है मैं बिल्कुल जो है सैल्यूट करता हूँ।